अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फेलिसीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो है नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी ऑफ फेलिसी, दैट इज़ फेलिसी ऑफ एम्बिग्विटी। सो फेलिसी ऑफ एम्बिग्विटी क्या है? फेलिसी ऑफ एम्बिग्विटी वो फेलिसीज़ हैं जिसमें कुछ टर्म्स या फ्रेजेस ऐसे यूज़ हुए हों जिनकी डिफिनीशन या जिनके मीनिंग्स जो हैं वो एम्बिगुअस हों, या वो टर्म्स या वो वर्ड जो है वो डुअल मीनिंग में यूज़ हो, उसकी वजह से जो आर्गूमेंट में गलती आती है उसको हम फेलिसी ऑफ एम्बिग्विटी कहते हैं। ठीक, मतलब उसके मीनिंग्स या उनकी डिफिनीशंस जो है वो क्लियर ना हो, या ऐसे हो कि प्रेमिस में वो वर्ड वो फ्रेज़ जो है एक मीनिंग में यूज़ हो और कंक्लूजन और में वो जो है किसी और दूसरे मीनिंग में यूज़ हो, इस तरीके से। या जो आर्गूर है वो किसी एक वर्ड की जो है एक मीनिंग कंसिडर करता हो और जो लिसनर या रीडर है वो उसको किसी दूसरे मीनिंग में कंसिडर करता हो, इसकी वजह से आर्गूमेंट्स में जो गलती आती है उसे हम फेलिसी ऑफ एम्बिग्विटी कहते हैं। सो इट सेज दैट व्हेन अ फ्रेज ambiguous with multiple definition is used in an argument इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ये इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है, देयर फॉर डजेंट सपोर्ट द कंक्लूजन, और उसकी वजह से वो अपने कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा होता। सो इस वजह से जो गलती आती है उसको हम फेलिसी ऑफ एम्बिग्विटी कहते हैं। सो फेलिसी ऑफ एम्बिग्विटी में कौन कौन सी फेलिसीज आती हैं? उसमें सबसे पहली फेलिसी जो है फेलिसी ऑफ एम्बिग्विटी में, दैट इज़ बिगिंग द क्वेश्चन। बिगिंग द क्वेश्चन क्या है? The arguer creates an illusion that inadequate premise provide adequate support for the conclusion. जो premise उसने अपने conclusion को सही साबित करने के लिए लगाया है या जो claim किया हुआ है, वो समझता है कि वो premise adequate premise है, मतलब वो ठीक है, लेकिन actually वो होता inadequate है। ठीक, उसमें कुछ मतलब उस क्लेम को देखते हुए या उस क्लेम को सुनते हुए आपके जहन में ज़रूर एक क्वेश्चन जो है वो आएगा कि क्यों इस तरह से है। सो जब भी उस क्लेम को देखते हुए या सुनते हुए आपके जहन में कोई सवाल आए, सो हम कहते हैं उसमें क्या है? बिगिंग द क्वेश्चन, मतलब आप हर टाइम जो है उसमें आपके जहन में कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है उस क्लेम को सुनते हुए या देखते हुए, इसलिए इसका नाम रखा गया है बिगिंग द क्वेश्चन। इसमें जो है ये दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो मिसिंग द की प्रेमिस, उसमें कोई की प्रेमिस जो है वो मिसिंग हो, कोई क्लेम जो है जो होना चाहिए था वो क्लेम उसमें मौजूद नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। या आर्गूमेंट रीस्टेट द प्रेमिस एज ए कंक्लूजन, या जो आर्गूमेंट है वो उसी प्रेस को दोबारा कंक्लूजन में दोबारा लाता है, मतलब उस प्रेमिस को कंक्लूजन में भी रिस्टेट करता है। ठीक, सो या उसमें कोई प्रेमिस मिसिंग है, या प्रेमिस जो है वो क्लेम में भी वही है, प्रेमिस वही क्लेम है और कंक्लूजन में भी वही सेम प्रेमिस दोबारा आ रहा है। सही। सो पहला जो इसका एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं मिसिंग द की प्रेमिस में, like example, murder is morally wrong. This is being the case, it follows this abortion is morally wrong. चूँकि मर्डर कत्ल जो है ये अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है, this being the case it follows that abortion is also morally wrong. So इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं, ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि चूँकि कत्ल हराम है, ठीक, या गलत है अखलाकी तौर पर, इसलिए एबॉर्शन जो है वो भी गलत है। सो ज़रूर आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि हाउ डू वी नो दैट एबॉर्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ मर्डर? हमें किससे हमें आया एबॉर्शन को कत्ल का दर्जा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? ठीक, उसको कत्ल कंसिडर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? लीगली कानून की तौर से अबॉर्शन को आप कत्ल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? सबसे पहले तो इसको डिफ़ाइन करना होगा, अगर ये डिफ़ाइन नहीं है तो ज़रूर आपके जहन में ये क्वेश्चन जो है रहेगा। सो जब तक ये क्वेश्चन आंसर ना हो तब तक आपका आर्गूमेंट जो है वो क्या होगा? इनवैलिड होगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल इसका कंसिडर करें, इट इज़ ऑब्वियस दैट poor in this country should be given handouts from the government after all these people earn less than the average citizen. हमें जो है जो गरीब गुरबा हैं उनको हुकूमत की तरफ से वज़ाइफ दिए जाने चाहिए। क्यों?
क्योंकि ऑल ऑफ दीज पीपल अर्न लेस देन द एवरेज सिटीजन. So is it because just the poor people earn less than the average citizen? This imply that the government should give them handouts. कि यही रीज़न काफ़ी है गरीबों को वज़ाइफ देने के लिए, क्योंकि वो एवरेज लोगों से कम कमाते हैं, यही एक रीज़न काफ़ी है. सो अगेन आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा. सो यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट जो है, कोई प्रेमिस जो है वो मिसिंग है. सही, उस वजह से आपके जहन में सवाल आएगा. सो जब ये इस किस्म के आर्गूमेंट्स हों जिसमें आपके जहन में सवाल आए, और सवाल कब आता है, जब आपके प्रेमिसेस में क्लेम्स जो है वो सफिशेंट ना हो. सही, अपने कंक्लूजन को सही साबित करने के आपके क्लेम्स जो हैं, आपकी एविडेंसेस जो हैं वो ये नहीं कि गलत हों, लेकिन वो मतलब काफ़ी ना हो. सही, अपने कंक्लूजन को सही साबित करने के लिए काफ़ी ना हो. सो हम कहते हैं कि इसमें गलती है, फैलेसी है, और उस फैलेसी को हम क्या कहते हैं, फैलेसी, बिगिंग द क्वेश्चन फैलेसी. ठीक. दूसरी इसी की जो कैटेगरी है, दैट इज़ आर्गूमेंट रीस्टेट द प्रेमिस एज कंक्लूजन. उसी प्रेमिस को जो, उसी क्लेम को जो प्रेमिस में वो डिफ़ाइन करता है, उसको कंक्लूजन में भी रीडिफाइन करता है. ठीक, मतलब वही क्लेम जो प्रेमिस में किया गया है वही क्लेम कंक्लूजन में किया गया है. ठीक. लाइक एग्जाम्पल देखें, कैपिटल पनिशमेंट इज़ जस्टिफाइड फॉर द क्राइम ऑफ मर्डर एंड किडनैपिंग बिकॉज इट इज़ quite legitimate and appropriate that someone be put to death for having committed such hateful crime. So again यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आर्गू किया गया है कि जो क्राइम ऑफ मर्डर एंड किडनैपिंग है उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए. क्यों दी जाए? सो रीज़न नहीं दिया गया, लेकिन वही क्लेम जो प्रेमिस में दिया गया है दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड बी गिवन, सो वही रीज़न दोबारा दूसरे अल्फाज में कंक्लूजन में दोबारा दिया गया है, दैट इट इज़ क्वाइट लेजिटिमेट एंड अप्रोप्रिएट दैट समवन बी पुट टू डेथ फॉर हैविंग कमिटेड सच हेटफुल क्राइम. सो रीज़न नहीं दिया गया, लेकिन प्रेमिस में भी ये कहा गया है कि जो किडनैपिंग या मर्डरर के जो केसेस हैं उनमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाए. कैपिटल पनिशमेंट से मुराद जो सख्त से सख्त सज़ाएँ होती हैं. ठीक. और कंक्लूजन में भी वही क्लेम जो है दूसरे अल्फाज में दोबारा दिया गया है. सो रीज़न नहीं दिया गया, लेकिन अपने क्लेम को दूसरे अल्फाज में दोहराया गया है अपने कंक्लूजन में, और रीज़न इसमें कोई नहीं है. दूसरा एग्जांपल देखें, एनीवन who preaches revolution has a vision of the future for the simple reason that if a person have no vision for the future, he couldn't be possibly preach revolution. सही. So इसमें ये कहा गया है कि जो anyone who preaches revolution has a vision, जो भी रिवोल्यूशन का हामी होता है उसका कोई ना कोई विजन होता है. सही, या विजनरी लोग ही रिवोल्यूशन को फॉलो करते हैं. सो ये क्लेम किया गया है प्रीमिस में. फिर कंक्लूजन में क्या कहा है, दैट इफ़ अ पर्सन हैज़ नो विजन ऑफ द फ्यूचर ही कुडंट पॉसिबली प्रीच रिवोल्यूशन. सो जिसका भी विजन ना हो वो रिवोल्यूशन का हामी नहीं हो सकता. सो अगेन वही क्लेम जो प्रीमिस में किया गया है वही क्लेम जो है कंक्लूजन में भी किया गया है, और रीज़न कोई नहीं दिया गया. सो अगेन रीज़न्स जो है काफ़ी नहीं है या रीज़न्स मौजूद नहीं है. सो इस किस्म के आर्गूमेंट जहाँ पे आपके जहन में सवाल आए कि यहाँ पे रीज़न जो है वो काफ़ी नहीं है या रीज़न सही नहीं दिया गया, उस किस्म के फैलिसीज़ को हम बिगिंग द क्वेश्चन कहते हैं. ठीक. तीसरी कैटेगरी इसी बिगिंग द क्वेश्चन की, द आर्गूमेंट रीज़न इज इन सर्कल. मतलब आर्गूमेंट में वही रीज़न्स जो हैं दोबारा दोहराए जाते हैं, वही सेम जो पिछला हमने कहा मिसिंग द प्रेमिस, या जो नेक्स्ट था आर्गूमेंट रीस्टेट द प्रेमिस एज कंक्लूजन. सो उसको अगेन दोहराया जाता है. सही, लेकिन उसमें रीज़न्स नहीं होते. अपने क्लेम को दोहराया जाता है और रीज़न नहीं दिए जाते. लाइक इसमें जो एग्जांपल है, Verizon has the best cell phone service after all their phone have the clearest sound, and we know this so because customer hear better on Verizon phone. अच्छा, यहाँ पे अगेन जो बिगिंग द क्वेश्चन का मेन आइडिया है कि आपके जहन में सवाल आएगा. ठीक. सो यहाँ पे एक सवाल ये बनता है, एंड वी नो दैट सो बिकॉज यहाँ पे जो लिखा गया है
वी नो दैट सो बिकॉज कस्टमर हेयर बेटर ऑन वेरिजन फ़ोन। सो ये क्लेम किसका है और इसका रेफरेंस क्या है, किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं दैट कस्टमर कैन हियर बेटर ऑन वेरिजन फ़ोन। सही, इसका रेफरेंस नहीं बताया गया, ठीक, किस क्लेम की बुनियाद पे अब ये कह रहे हैं। अच्छा, फिर and this follows that from the fact that Verizon has digital technology, but this exactly what you would expect given that Verizon has the best cell phone service। अब यहाँ पे खुद वो जो कहते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू, सही, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे, रीज़न कोई नहीं है, कोई एविडेंस कोई प्रोवाइड नहीं किया गया, जस्ट अपने क्लेम को सही साबित करने के लिए अपने क्लेम को दोहराया जाता है, ठीक। अच्छा, सो ये सवाल जो है इस आर्गूमेंट को सुनते हुए या देखते हुए आपके जहन में आएगा, वेयर डज दिस रीजनिंग बिगिन, कहाँ से आपकी रीजनिंग शुरू होती है, व्हाट इज़ द सोर्स, आपका सोर्स क्या है, क्लेम क्या है, कहाँ से आप ये कह रहे हैं कि वेरिजोन जो है वो उसकी आवाज़ साफ आती है और कस्टमर उसको पसंद करते हैं, ठीक। Since the argument goes in circle, it has no beginning or source and as a result proves nothing. So इस किस्म के आर्गूमेंट जहाँ पे आर्गूमेंट्स क्लेम्स जो हैं वो दोहराए जाते हैं, रीज़न कोई प्रोवाइड नहीं किया जाता, फैक्ट कोई प्रोवाइड नहीं किया जाता और आपके जहन में सवाल उभरते हैं, सो उस किस्म के आर्गूमेंट को हम कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज़ कम्प्लेक्स क्वेश्चन। कम्प्लेक्स क्वेश्चन एक्चुअली वो होते हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन में ट्रैप किया जाता है, ठीक, जिसको ट्रैपिंग क्वेश्चन कहते हैं। मतलब आपके पास ज़ाहिरी तौर पर चॉइस नहीं होता कि आप उसको उसका एफर्मेटिव जवाब एफर्मेशन में जवाब दें या निगेशन में जवाब दें, ठीक। सो इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं लॉजिकली ठीक नहीं होते। सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड व्हिच आर अनआंसरेबल, उसका जवाब जो है सिंपल येस और नो में नहीं हो सकता। क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू सपोज दैट द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इज बरीड इन द क्वेश्चन। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि जब भी आप उसका जवाब दें आपको जो है ट्रैप किया जाता है और अपनी मर्ज़ी का कंक्लूजन उस सवाल से निकाला जाता है, ठीक। लाइक पहला क्वेश्चन जो है, सपोज यू आपसे पूछा जाता है दैट हैव यू स्टॉप्ड चीटिंग एन एग्ज़ाम, आपने जो है एग्ज़ाम में नकल करना छोड़ दिया है, ठीक। सो अगर आप इसका येस में अफर्मेशन में जवाब दें तब भी आप जो है फंसते हैं, ट्रैप किए जाते हैं, और अगर आप इसका नो में जवाब देते हैं तब भी आप जो है इसमें ट्रैप होते हैं। लाइक अगर आप इसका येस में जवाब दें, येस, सो येस का कंक्लूजन क्या होगा, येस फॉलोज दैट यू हैव चीटेड इन पास्ट। अगर आप इसका येस में जवाब दें सो इसका मतलब है कि अभी तो आपने छोड़ दिया है लेकिन पास्ट में आप ज़रूर नकल करते थे, ठीक। अगर आप इसका नो में जवाब दें सो नो फॉलोज दैट यू स्टिल कंटिन्यू टू चीट, इसका मतलब है कि आप अब भी जो है चीट करते हैं, नकल करते हैं, ठीक। दूसरा एग्जांपल इस कर दें, देखें, लाइक आपसे पूछा जाता है वेयर डिड यू हाइड द सिगरेट, आपने सिगरेट जो है कहाँ छुपाए हैं, ठीक। सो अगर आप इसका जवाब दें सपोज के अंडर द बेड, सही, सो अंडर द बेड, इससे ये नतीजा अखज़ होगा दैट यू डू स्मोक, आप सिगरेट पीते हैं, ठीक। अगर आप इसका नो वेयर जवाब दें, कहीं भी नहीं, सो इससे ये जवाब लिया जाए दैट यू स्मोक इन द पास्ट, सही। सो ऐसे सवाल पूछना जिससे आप अपने मर्ज़ी का नतीजा अखज़ कर सकें, ऐसा ट्रैपिंग क्वेश्चंस नॉर्मली जो एंकर्स लोग होते हैं वो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछते हैं और आपसे अपनी मर्ज़ी का जवाब जो है वो निकालते हैं और अपनी मर्ज़ी का नतीजा जो है वो निकालते हैं। सो इस किस्म के क्वेश्चंस को हम कहते हैं कम्प्लेक्स क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन से निकाला गया कंक्लूजन जो है वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है फॉल्स डायकोटोमी। फॉल्स डायकोटोमी भी तकरीबन कम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरह है, लेकिन ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको दो अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं, ठीक। और उन अल्टरनेटिव्स में से ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना चाहता है कि आपके पास पॉसिबल यही दो अल्टरनेटिव्स हैं और इसी में से आपने एक सेलेक्ट करना है,
सही। और जब भी आप उसमें से एक सेलेक्ट करते हैं सो अपने मतलब का कंक्लूजन उसे निकाल लिया जाता है, ठीक। सो इस किस्म के आर्गूमेंट्स को हम फॉल्स डायकोटोमी कहते हैं, और इस किस्म के आर्गूमेंट्स के बुनियाद पर निकाला गया नतीजा जो है या कंक्लूजन जो है वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। लाइक अ सेट ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जॉइंटली एग्जॉस्टिव अल्टरनेटिव्स आर गिवन, सही। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अल्टरनेटिव्स आर गिवन, मतलब अगर एक उसमें से एक आपने सेलेक्ट करना है, अगर एक सेलेक्ट कर लिया सो दूसरा ऑटोमेटिकली वेव ऑफ हो जाएगा, ऐसा समझा जाता है, ठीक। यूज्ड इन एन आर्गूमेंट टू फोर्स योर अपोनेंट इनटू एन एक्सट्रीम पोजीशन, सही। आप अपने अपोनेंट को या जिसको आप आर्गूमेंट पेश करना चाहते हैं उसको आप ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि आपने एक ना एक अल्टरनेटिव जो है वो सेलेक्ट करना है, आपके पास दूसरा चॉइस नहीं है, सही। और इसी तरीके से आप अपने अपोनेंट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त से कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो सो इसका मतलब है कि तुम मेरे खिलाफ हो, सही। सो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ नहीं है तो आपके ख़िलाफ़ है। लाइक अभी करंट इस जो पॉलिटिकल सेटअप है इसमें जो एक तरफ पीडीएम है, दूसरे तरफ इमरान खान साहब है, सही, और बीच में जो है जमात इस्लामी वाले लोग हैं। सो अभी मतलब लेट्स से अब करंट सिचुएशन में दो ही एक्सट्रीम हैं, एक इमरान खान साहब हैं, दूसरे पीडीएम वाले लोग हैं, ये दोनों एक्सट्रीम पे हैं। सो अब जमात इस्लामी जो है वो मिडिल पोजीशन में। सो जमात इस्लामी का पीडीएम में ना होना इट डजंट मीन कि वो इमरान खान साहब के सपोर्ट में है, सही। और इमरान खान साहब के सपोर्ट में ना होने का डजंट मीन कि जमात इस्लामी जो है वो पीडीएम में है, सही। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिचुएशन में ना हो तो ज़रूर आप दूसरे सिचुएशन में होंगे, सो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस किस्म के सिचुएशन देना जो है उसका मकसद क्या होता है, आपको ट्रैप करना होता है। दूसरा एग्जांपल दें, यू आर आइदर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नो रूम फॉर बाई स्टैंडर्ड्स है, सही। तो आपसे कहा जाता है कि या तो आप जो है सोल्यूशन के मद्दाए हैं या जो है प्रॉब्लम के मद्दाए, बीच में कोई रास्ता जो है वो नहीं है। या बी माई फ्रेंड और बी माई एनिमी, या तो मेरे दोस्त बनो या मेरे दुश्मन बन जाओ, सही। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा आपका दोस्त नहीं है सो वो आपका दुश्मन है, सही। सो इस किस्म के ट्रैपिंग आर्गूमेंट्स जहाँ पे जो आर्गूर होता है वो एक्चुअली अपने अपोनेंट को, अपने रीडर को या अपने लिसनर को ट्रैप करता है और उससे अपनी मर्ज़ी का नतीजा अखज़ करता है। सो इस किस्म के सिचुएशन में निकाला गया नतीजा जो है वो क्या होगा, वो इनवैलिड होगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज़ सप्रेस्ड एविडेंस। अच्छा, सप्रेस एविडेंस में क्या होता है कि सप्रेस एविडेंस में आप अपने क्लेम को सही साबित करने के लिए एविडेंस तो बताते हैं, लेकिन वो उसमें से वो एविडेंसेस नहीं बताते जो आपके क्लेम को वीकन कर सकते हैं, सही। मतलब देयर आर सेट ऑफ रीजंस टू प्रूव समथिंग, लेकिन उसमें से कुछ रीजंस जो हैं आपके क्लेम को सही साबित करते हैं, लेकिन कुछ रीजंस जो हैं आपके क्लेम को कमज़ोर कर सकते हैं या उसको गलत साबित कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन आप अपने आर्गूमेंट में सिर्फ वही एविडेंसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं जो उसको सही साबित करते हैं, और उन एविडेंसेस को छुपाते हैं या सप्रेस करते हैं जिसमें ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है कि आपके आर्गूमेंट को गलत साबित कर सके, ठीक। The fallacy when one present evidence on an argument for a position but leaves out or suppresses relative evidence that would weaken or show false conclusion, सही। लाइक नॉर्मली जो आपके एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल्स जो हैं उसमें होता है, लाइक टीवी एडवर्टाइजमेंट है जिसमें आपसे कहा जाता है दैट यूज़ कोलगेट बिकॉज इट कंटेन्स फ्लोराइड। आप जो है कोलगेट यूज़ करें, क्यों यूज़ करें, क्योंकि इसमें फ्लोराइड है। सो ये क्लेम सही है, सही, और एविडेंस भी ठीक है, लेकिन गलती इसमें क्या है, गलती इसमें यह है कि दूसरे भी तो ब्रांड्स हैं जिसमें क्लोराइड है। सो हम आपका ब्रांड क्यों यूज़ करें, क्योंकि इस आपके ब्रांड को यूज़ करने के लिए फ्लोराइड वाला रीज़न जो है ये काफ़ी नहीं है। ये ठीक है लेकिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि और भी ब्रांड्स हैं और उनमें भी फ्लोराइड मौजूद है। सो
मकसद कहने का कि आप अपने क्लेम को सही साबित करने के लिए रीज़न तो सही प्रोवाइड करते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं, लेकिन वो इफ़ सफिशेंट नहीं होते, उसके लिए और रीजंस भी चाहिए होते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगेन लाइक एन एड सेज दैट बाय अ बकेट ऑफ चिकन एंड हैव अ बैरल ऑफ फन। आप जो है हमारे ब्रांड का चिकन ख़रीदें और इससे मज़े उठाएं। सी सो लॉजिकली फन डजंट कम विद द पैक विद द चिकन। आपको जो खुशी मिलेगी वो उस पैकेट में पैक की हुई नहीं मिलेगी, नहीं, आपको जो राहत मिलेगी वो उस चिकन के पैकेज के साथ नहीं मिलेगी। फन इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर इनर सेल्फ, सही, वो आपके इनर सेल्फ में है। और इसके अगेंस्ट दूसरा भी एक रीज़न हो सकता है, लेट्स से आप चिकन खाते हैं, सो चिकन के साथ साथ उसमें फैट्स होते हैं, फैट्स आपको जो है बीमार कर सकते हैं, उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स भी आपको बीमार कर सकते हैं, ठीक। सो ऐसे फैक्ट्स जो नहीं बताए जाते और जो आपके रीज़न कंक्लूजन को गलत साबित की करने की कैपेसिटी उसमें मौजूद होती है और वो नहीं बताए जाते, वो सप्रेस किए जाते हैं, ठीक। और उससे आपका आर्गूमेंट गलत हो सकता है, ठीक। सो इस किस्म के आर्गूमेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, सप्रेस्ड एविडेंसेस कहते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट वन, इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन क्या है? When a key term or phrase in an argument is used in an ambiguous way with one meaning in one portion and other meaning in another portion, like मतलब उसमें कोई वर्ड फ्रेज ऐसे यूज़ होते हैं जिसका प्रीमिस में एक मतलब निकलता है और कंक्लूजन में उसका दूसरा मतलब निकलता है, सही, मतलब वो डुअल मीनिंग के नेचर के होते हैं। सो अगर किसी आर्गूमेंट में ऐसे अल्फाज यूज़ हों जो डुअल मीनिंग के हों और उस वजह से आपका आर्गूमेंट जो है वो गलत साबित हो, सो इसको हम कहेंगे इक्विवोकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं दैट गिविंग मनी टू चैरिटी इज़ द राइट थिंग, सही, चैरिटी में पैसे देना जो है सही काम है, सही, टू डू, अच्छा, सो चैरिटी हैव अ राइट टू अर्न मनी, सही। सो चैरिटीज़ जो हैं उसका हक है हमारे पैसों पे। सो अब यहाँ पे देखिए, राइट जो है वो प्रेमिस में भी यूज़ हुआ है और वही राइट जो है वो कंक्लूजन में भी यूज़ हुआ है, लेकिन प्रेमिस में राइट का मतलब जो है सही काम, सही चीज़, अच्छा काम, और राइट जो कंक्लूजन में यूज़ हुआ है उसको क्लेम के मानों में लिया गया है। गिविंग मनी टू चैरिटी इज़ राइट थिंग टू डू, सो चैरिटीज़ हैव अ राइट टू अर क्लेम। आपने जो है खुद साख्ता तौर पर उसको एक अच्छी चीज़ को, जिसको मतलब प्रेमिस में राइट से शुरू किया गया है, उसको क्लेम बना दिया है, ठीक। अल्फाज सेम होने की बुनियाद पे आपने जो कंक्लूजन निकाला है वो कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि उस लफ्ज़, उस फ्रेज़ के मीनिंग जो है वो डुअल नेचर के हैं और इससे जो गलती होगी, वो जो फैलेसी क्रिएट होगी, उसको हम कहेंगे इक्विवोकेशन। अच्छा, दूसरा है एम्फिबोली। अच्छा, इक्विवोकेशन एम्फिबोली तकरीबन सेम है, लेकिन इक्विवोकेशन को जो है वो इंटेंशनली यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पे इक्विवोकेशन में जो राइट का लफ्ज़ यूज़ हुआ था, सो वो इंटेंशनली यूज़ हुआ था, जबकि एम्फिबोली में वो अनइंटेंशनली यूज़ होता है। या आप ये भी समझ सकते हैं कि इक्विवोकेशन में जो डुअल मीनिंग्स होती हैं वो आर्गुअर की तरफ से होती हैं या आर्गुअर की गलत समझने की बुनियाद पे होती हैं, जबकि एम्फिबोली में भी अगेन डुअल नेचर होता है, किसी फ्रेज़ का डुअल मीनिंग्स होती हैं, लेकिन वो लिसनर उसको गलत समझता है, सही। इक्विवोकेशन में आर्गुअर या कहने वाला, क्लेम करने वाला जो है उसको गलत यूज़ करता है, जबकि एम्फिबोली में सुनने वाला जो है या जो सामने बैठा बंदा है वो उसको गलत समझ लेता है, ठीक, और उसकी बुनियाद पे जो आर्गूमेंट है वो गलत हो जाता है, ठीक। occurs due to loose sentence structure that it can be interpreted into or more ways। so जो इंटरप्रीट कौन करेगा? इंटरप्रीट वही करेगा जो सामने बैठा हुआ है, जिसको आप क्लेम कर रहे हैं। इसमें एक फेमस जो है एक वाक़या है, जो ग्रीक किंग था, उसने अपने आर्मी को लेटर भेजा था कि अगर आप जो है जंग पे गए तो आप अपने जो है अपने मुल्क को क्या कर देंगे, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, ठीक। इफ़ यू गो टू वार यू विल डिस्ट्रॉय अ माइटी किंगडम। अगर आप जंग पे गए तो आप एक मजबूत रियासत को ज़मीन बोस कर देंगे,
ठीक। अब वो जो आर्मी थी उसने ये समझा कि यहाँ पे माइटी किंगडम से मुराद हमारा अपना मुल्क है, अगर हम जंग पे गए तो हमारी रिसोर्सेज यूज़ होंगी, उस रिसोर्सेज की यूज़ की बुनियाद पे हमारा मुल्क जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और हमारी मुमलिकत जो है वो गिर जाएगी, लिहाजा हमें जंग पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो आर्गुअर था उसका मतलब ये था कि आप अगर जंग पे गए तो जो दुश्मन मुल्क है, जो माइटी किंगडम है, उसको आप गिराने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे जो है डुअल में नेचर की वजह से, उसकी डुअल मीनिंग की वजह से, या और किसने इसको गलत समझा, जो सामने बैठा बंदा है, जो इंटरप्रीटर है, जिसको पैगाम पहुंचाया गया है, जिसको क्लेम किया गया है, वो उसको गलत समझता है, और उस गलत समझने की बुनियाद पे जो फेलिसी क्रिएट होती है उसको हम एम्फीबोली कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या कहता है? दिस फेलिसी अकर व्हेन इट इज आर्गूड दैट बिकॉज पार्ट्स हैव अ सर्टेन एट्रीब्यूट्स इट फॉलोज दैट द होल हैज दैट एट्रीब्यूट टू। आप किसी एक क्लास के, किसी एक कैटेगरी के सर्टन पार्ट्स में कुछ खुसूसियात है। ठीक। एक क्लास है, उसके सर्टन पार्ट्स में कुछ खुसूसियात हैं, और उससे आप ये अंदाज़ा लगाएं और ये कंक्लूड करें कि इस सारे क्लास में ये सारे खुसूसियात जो हैं वो मौजूद होंगी। सही। लाइक हमारे पास जो है दो कैटेगरीज हो सकती हैं। सपोज एक है आपका वर्टेब्रेट्स और दूसरे होते हैं नॉन वर्टेब्रेट्स। सही। सो हम कह सकते हैं कि वर्टेब्रेट्स में लाइक बर्ड जो हैं वो वर्टेब्रेट्स होते हैं। ठीक। वर्टेब्रेट्स में आपके मैमल्स जो है वो भी वर्टेब्रेट्स होते हैं। ठीक। अब यहाँ पे ये भी वर्टेब्रेट हैं और ये भी वर्टेब्रेट हैं। अब मैमल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप लें और उस कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे आप कहें कि सारे वर्टेब्रेट्स जो हैं उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो गई। अब वो मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि दे गिव बर्थ। सही। वो अंडे नहीं डालते, बट अपने बच्चों को खुद पैदा करते हैं। ठीक। सो चूँकि ये मैमल की कैरेक्टरिस्टिक है और इस कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे आप कहें कि सारे वर्टेब्रेट की ये कैरेक्टरिस्टिक होगी। सो चूँकि इसमें बर्ड्स भी मौजूद होते हैं, इसमें कुछ रेप्टाइल्स और जो इंसेक्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन इंसेक्ट्स तो इसमें मौजूद नहीं होते, इंसेक्ट्स तो नॉन वर्टेब्रेट में होते हैं। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे इसमें ऐसे हैं कि वो दे ले एग्स, लाइक बर्ड जो हैं वो क्या करते हैं, ले एग्स। ठीक। सो अब उसमें से एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे आप कहें कि सारे क्लास में वो खुसूसियत मौजूद होगी। सो इस किस्म का क्लेम अगर आप करेंगे तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, आप फेलिसी कर रहे हैं, और वो फेलिसी क्या होगी, वो कंपोजिशन होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, अली इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। एक स्टूडेंट है जो कि सबसे काबिल स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का। सही। गोल्ड मेडलिस्ट आप उसे कह सकते हैं, या थ्रू आउट टॉपर उसे कह सकते हैं। सही। ही इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी सिंस ही इज़ माई क्लास। चूँकि वो मेरे क्लास में है, सो इसका मतलब है आई मस्ट बी इन द स्मार्टेस्ट क्लास। सो इसका मतलब है कि मैं सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे काबिल क्लास का लड़का हूँ। ठीक। तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक। दूसरा, इफ़ यू हैव ऑल द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम वी विल ऑलवेज विन। अगर हम सारे ही अच्छे खिलाड़ियों को अपने टीम में जमा करें तो हम क्या करेंगे, हर दफ़ा जो है हम जीतेंगे। सो ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक। सो कंपोजिशन का मेन क्रस्ट क्या है कि आप किसी एक क्लास के, लाइक अब जो दूसरा एग्जांपल है, इफ़ यू हैव बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम वी विल ऑलवेज विन। सो जीतने के लिए सिर्फ ये फैक्टर ज़रूरी नहीं है कि आपके खिलाड़ी अच्छे हों। नहीं, बाज़ दफ़ा ये ऐसा भी होता है, ये सिर्फ एक फैक्टर है कि जीतने के लिए खिलाड़ी भी अच्छे होने चाहिए, उसकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, जो फील्ड ग्राउंड है उसका भी ठीक होना चाहिए, हालात भी ठीक होने चाहिए, और किस्मत भी आपका साथ दे। सही। तभी जाके आप जो है जीतेंगे। सो उसमें से सिर्फ एक फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स हैं जीतने के लिए, और उसमें से सिर्फ एक फैक्टर आप निकालें कि खिलाड़ी अच्छे होने चाहिए, और उस एक फैक्टर की बुनियाद पे आप कहें कि हम सारे मैच जो हैं वो जीतेंगे। सो कहने का मकसद कि किसी एक क्लास के
बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर को उठाना और उसको जो है उस वही काफ़ी समझना, ठीक। सो इसकी बुनियाद पे बनाया गया क्लेम क्या होगा, वो गलत होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज़ डिवीजन। डिवीजन जो है दैट इज़ समवट अपोजिट टू द कंपोजिशन। डिवीजन में क्या है, अपोजिट ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन गोज फ्रॉम पार्ट्स टू होल। कंपोजिशन में हम स्पेसिफिक पार्ट्स की बुनियाद पे पूरे क्लास के मुतालिक क्लेम करते हैं, जबकि डिवीज़न में हम क्या करते हैं, डिवीज़न को हम पूरे क्लास के मुतालिक जो नज़रिया है या जो क्लेम है उसको हम सारे पार्ट्स के लिए डिटरमिन करते हैं, ठीक है, जो भी गलत है। दिस फैलेसी इज कमिटेड व्हेन द conclusion of an argument depends on the erroneous transfer of an attribute from whole class to its parts। सही, लाइक इसमें जो एग्जांपल दिए गए है, साल्ट इज़ अ नॉन पॉइजनस कंपोनेंट। चूँकि साल्ट जो है जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं ये नॉन पॉइजनस है, जहरीला नहीं है, लिहाजा इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी जहरीली नहीं होंगे। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं सोडियम और क्लोरीन, सही। सो चूँकि नमक जो है वो नॉन पॉइजनस है, लिहाजा इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी नॉन पॉइजनस है। मतलब आप जो क्लास के मुतालिक या क्लास का जो करेक्टरिस्टिक है, जो एट्रीब्यूट है, वो आप उसके सारे पार्ट्स पे ही जो है क्या करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं। सो पार्ट्स का करेक्टरिस्टिक क्लास पे अप्लाई करना या क्लास की करेक्टरिस्टिक पार्ट्स पे अप्लाई करना, दोनों जो है वो क्या होंगी, वो गलत होंगी और इस की बुनियाद पे बनाया गया क्लेम जो है वो भी गलत होगा, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। यहाँ तक हमारी फैलेसीज ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्लास जो है फिर हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस जो है वो पढ़ेंगे। इसके मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।